हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का शानदार जीके चीज का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों एक बात याद रखना कि रखौंसला वो मंजर भी आएगा, फिर रखौंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। जी हाँ साथियों, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आपके ऑप्शन है सामान्य नमक, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। जी हाँ साथियों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है। जी हाँ साथियों, लोहे पर जंग लगती है। आपके ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन बी है जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन सी है क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो साथियों लोहे पर जंग लगना फेरिक ऑक्साइड से भी होता है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी होता है, तथा क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी होता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारण से। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इंसुलिन की खोज की थी। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, इंसुलिन की खोज की थी। जी हाँ, ऑप्शन ए है बेंटिंग ने, ऑप्शन बी है डोमेक ने, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन डी है हार्वी ने। तो साथियों इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। जी हाँ साथियों, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। आपका ऑप्शन ए है मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ऑप्शन बी है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी, सन 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। जी हाँ, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, सन 1757 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध, जी हाँ साथियों, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंत्रियों का श्रेय दिया जाता है। जी हाँ साथियों, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है। ऑप्शन ए पल्लवों को, ऑप्शन बी चोलों को, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों को, ऑप्शन डी चालुक्यों को। तो एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, किसको श्रेय दिया जाता है, चालुक्यों को। जी हाँ साथियों, चालुक्यों को इसका श्रेय दिया जाता है। चालुक्यों ने एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों को बनवाया था। ये स्थित कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऊष्मा उपचार से, ऑप्शन बी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन डी है एंजाइम्स द्वारा। तो साथियों वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु, इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी है सीसा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो साथियों इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है, तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्टील एक मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती कोई एक धातु, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस या फ्यूल गैस इसमें से नहीं, इनमें से कौन सी फ्यूल गैस नहीं है।
और आपका ऑप्शन ए है भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस, ऑप्शन बी है प्रोड्यूसर गैस जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी है हॉर्स गैस यानी कि लॉफिंग गैस, या ऑप्शन सी मार्स गैस। ठीक है, तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, इनमें से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ये जो लॉफिंग गैस होती है जिसको हॉर्स गैस के नाम से जाना जाता है, यह एक ईंधन गैस नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगले प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये देखिए प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इनमें से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है तथा ऑक्सीजन में जलता है? आपके ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है गंधक। तो साथियों इनमें से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो साथियों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, फेदम है। जी हाँ साथियों, फेदम क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, फेदम है, फेदम है। ऑप्शन ए एक मछली होती है, ऑप्शन बी एक पौधे का नाम है, ऑप्शन सी एक बर्तन को कहते हैं, या ऑप्शन डी एक माप है। तो साथियों फेदम एक तरह से क्या है, तो फेदम एक माप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेदम एक तरह से क्या होता है, माप, जो पुराने टाइम में यूज किया जाता था। ठीक है, पुराने जमाने के लोग फेदम का यूज किया करते थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, रीचर स्केल। जी हाँ साथियों, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? जी हाँ साथियों, इनमें से रीचर स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, या ऑप्शन डी शरीर का ताप। तो साथियों रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रीचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, डायनामाइट। जी हाँ साथियों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी। तो साथियों डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड जो नोबल है वह डायनामाइट के आविष्कारक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड नोबल हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जी हाँ साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी है जिप्सम से, ऑप्शन सी है यूरिया से, ऑप्शन डी है कार्बन से। तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया जाता है? हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4 इंटू 2H2O। क्या ध्यान रखना है, CuSO4 इंटू 2H2O, ये हो जाएगा हमारे जिप्सम का फार्मूला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चिकित्सा व युद्ध। जी हाँ साथियों, चिकित्सा व युद्ध, थोड़ा सा प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा। चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? जी हाँ साथियों, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी लेजर किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें, ऑप्शन डी है कैथोड किरणें। तो साथियों चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेजर किरणें। जी हाँ साथियों, लेजर किरणें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेजर किरणों का प्रयोग चिकित्सा युद्ध में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए लेजर किरणों का उपयोग चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है अनुसंधान के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, रडार इनमें से किस प्रकार की तरंग होती है? थोड़ा सा प्रश्न को समझिएगा। रडार जो होती है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए है विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंगे, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रडार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रडार में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग रडार में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आकाश के नीले दिखाई देने का कारण। जी हाँ साथियों, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा
सौर किरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो साथियों आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल, ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का जो विकिरण होता है। नीला दिखाई देना किस वजह से? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कारण, धूल आदि के कणों द्वारा सौर जो किरणें होती हैं उनका जो प्रकीर्णन होता है उस वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तेज गति से, जी हाँ साथियों प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न को समझिएगा। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होता है। जी हाँ साथियों, तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होता है, उतना ही सुनाई देता है, उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, या अधिक सुनाई देता है या कम सुनाई देता है, या पहले से कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो साथियों तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका जो पिच होता है अधिक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? अधिक सुनाई देता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है पुस्तक मोदी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है? पुस्तक मोदीज मिरावस टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, पुस्तक मोदीज मिरावस टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुण शौरी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी है अरुंधति राय। तो साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार जी इस पुस्तक के लेखक है, ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक बार और, मोदीज मिरावस टच इन फॉरेन पॉलिसी, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र कुमार। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सर्वोदय की अवधारणा, जी हाँ साथियों, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है के.जी. मुसुरुवाला, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक हो जाएंगे। सर्वोदय की शुरुआत किसने की थी? ध्यान रखना है, सर्वोदय की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। भी ध्यान देना, सर्वोदय की यदि कोई पूछेगा शुरुआत किसने की थी, शुरुआत किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा विनोबा भावे। और यदि कोई पूछेगा सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी। ध्यान देना है, दोनों प्रश्नों में काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? जी हाँ साथियों, जो तालचेर है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए केवल उद्योग के लिए, भारी जल संयंत्र के लिए, ऑप्शन सी जल विद्युत के लिए, या ऑप्शन डी एटोनॉमिक रिएक्टर के लिए। तो साथियों तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र के लिए तालचेर महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र के लिए तालचेर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईमेल में बीसीसी का क्या है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? ईमेल में बीसीसी क्या है? ऑप्शन ए है बैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है बैक करेक्ट कॉपी, या ऑप्शन सी है ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, या ऑप्शन डी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो साथियों ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हैं आज की क्लास के शानदार जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार की हमारी शानदार जबरदस्त क्लास डेली चल रही है। तो साथियों यदि हमारी आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।